था, मतलब 85 के एंड में गया था, तो करीब 33 महीना वहाँ रहा था। कहाँ पे? लंदन। लंदन। अच्छा, लंदन में आप कितने महीने थे? 33 महीना। 33 महीना। कौन से सन में गए थे? 86, 85 में गया। 85, 86, 87, 88। अच्छा, जो भारत को यहाँ पे गुलाम था उस समय, जो यहाँ पे थे, उन लोगों से मिले आप? हाँ हाँ। तो क्या बताते थे वो लोग, कुछ रहस्य बताए? नहीं, वो लोग बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, लेकिन अब उनके पास भी वो सिस्टम नहीं था। जैसे ये चीजें तो सीक्रेट रहती है ना, बहुत सारी चीजें। तो वो लोग बताते थे कि इंडिया तो गरीब था ही नहीं कभी, और इंडिया इतना रिच है। बोला मेंटली जो है, जो सनातन धर्म है हमारा, वो बोला कि बहुत ही रिच है। बहुत, आप लोग मतलब यू पीपुल आर वेरी लकी। बोलते थे कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आप बहुत लकी हैं, हमने इंडिया में कमांड किया है। तो हम तरसते हैं कि हमारा जन्म कहीं इंडिया में हुआ होता। अच्छा। हाँ। बोलते थे कि हमारा सौभाग्य होता कि हम इंडियन कमांडर होते। समझे राय साहब? हाँ जी, हाँ। कि हमारा सौभाग्य होता कि हम इंडियन कमांडर होते। ऐसा क्यों? क्या है, लोगों का एक अपना सिद्धांत होता है। इंडियन का एथिकल जो विचारधाराएं हैं, जो जिसको कि मौलिक अमौलिक विचारधाराएं हैं, जो कि भगवान से जुड़ी हुई हैं, उस आस्था पे चलना एक बहुत बड़ी महानता है। हमारा कोई भी सनातनी धर्म का आदमी जो है, कोई भी गलत करने से पहले 10 बार सोचता है, मेंटली भी। हालांकि सभी लोग गलत करने के बाद के सोचते हैं, लेकिन कुछ जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, उनको कुछ हिसाब किताब नहीं समझ में आता। लेकिन हमारा आदमी जो निर्णय लेने वाला है, उसी में वो मस्त हो जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अच्छा, जैसे भारत युवा छत्री के बारे में पूछा आप लोगों ने उनसे? हाँ हाँ, हम लोगों ने पूछा हुआ है। क्या बोले फिर वो लोग? वो लोग बोले कि ये तो बहुत सभ्य लोग थे हैं, और ये बहुत अच्छे रूलर थे। तो ये लंदन में बैठे बैठे क्रिमिनल एक्ट क्यों कानून बनाए इनसे? अरे भाई, क्रिमिनल एक्ट तो मुसलमानों ने लगवा दिया ना साहब। अच्छा, उन लोगों ने लगवाया? मुसलमानों ने लगवाया क्या? हाँ, जब मुसलमानों से ये लोग टेक ओवर किए, मुसलमानों ने अकबर के जमाने से ही इन भारतीयों की हिस्ट्री का छालेदर कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और इनको राजभर में कन्वर्ट करके उसको बहुत सारा दोष लगा दिया था उस कास्ट पे, जिसको शोषित करते हैं ना, कहते हैं ना कि मतलब इसका अस्तित्व न रहे, कि ये कितना नीचे गिर जाए, कितना ऊपर से कितना नीचे गिर जाए कास्ट। तो जब इन्होंने ये सारा अंग्रेजों ने टेक ओवर किया, तो ब्रीफिंग होती है ना, कि सोशल कलेक्टर को ब्रीफिंग होती है, जो इस सब्जेक्ट का आदमी रहता है, कि भाई ये कौन किस्म के लोग हैं, कहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है साहब। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम का इन्होंने वही गाइड किया जो कि अकबर के टाइम से इनको मिला हुआ था। ये राजभर या भर कास्ट जो है वो बहुत क्रिमिनल कास्ट है, क्योंकि ये किसी फॉरेनर को नहीं चाहता है कि हमारे भारत भूमि पे राज करे, और ये हमेशा आप पे अटैक करेगा। अच्छा। हाँ, हम लोगों पे भी अटैक करते रहते थे, और आप लोगों में भी अटैक करेगा, मानेगा नहीं है, क्योंकि ये किसी भी विदेशी को अपनी धरती पे स्वीकारते नहीं है, इसी कास्ट के लोग। तो उसमें क्या हुआ, ये जो कि भारत युवा छत्री है, आज भी अपने धरती पर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, यही है मेन रीजन। और ये नोट किया गया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के ब्रिटिश वाले, उन्होंने नोट डाउन किया ये सारी चीजें इस कास्ट के बारे में। और
ऑलरेडी इनको क्रिमिनलाइज कर चुके थे, मतलब ये लोग मुसलमान लोग। अच्छा। लेकिन मैटर कैसा हुआ कि जैसे कि मुसलमानों के टाइम में भी जब इनको अयोध्या से या सब जगह से, रायबरेली से भगा दिया, मार काट के जो भी बचे वो भाग गए, तो जंगलों में जब रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे, वहाँ ये इकट्ठे होते थे और वहाँ से कंबाइन ये लोग अटैक करते थे। अच्छा। मुसलमान का जो बड़ा सिटी रहता था, जो ट्रेजरी ऑफिस रहता था, जहाँ पैसा डाक रहता था, वहाँ अटैक करके ये लोग लूट लेते थे। अच्छा अच्छा। और कुछ अपने लेते थे और कुछ से ये लोग अपने संस्था को मजबूत करते थे, हथियार वगैरह खरीदते थे। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से इन्होंने वो लड़ाई जो है हमारे कास्ट वालों ने, राजपूतों ने जारी रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भी वही बर्ताव किया इस कास्ट के साथ, जैसा कि उनको बोला मुसलमानों ने कि ये तो खराब जाति है, हैं? तो इन्होंने भी जब देखा इन्होंने कि अंग्रेज भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि मुसलमानों ने किया, तो ये लोग अंग्रेजों के भी विरुद्ध बहुत जोर से अटैक करने लगे। अच्छा अच्छा। जो जंगलों से, जो पहाड़ियां हैं इस तरफ से राजभर जो कहलाने लगे, ये इन पे छापामार युद्ध करने लगे। अच्छा। अटैक चालू करने लगे। तो इतना परेशान कर दिया 1668 में, 1768 में इतना परेशान कर दिया, गवर्नमेंट का खजाना लूट लेते थे, इनको शूट कर देते थे, जो अंग्रेज अधिकारी अत्याचार करता था उसको शूट आउट कर देते थे, उसके बीबी बच्चे को शूट आउट कर देते थे। तो इनके उत्पात से अंग्रेज जितना अधिकारी थे एक बार हैंड्सअप कर दिए। अच्छा। इन्होंने अपने सरकार को बोला कि ये कास्ट हमसे संभाल में नहीं आ रही है और हम वहाँ मरने के लिए नहीं जाएंगे। कोई भी इंडियन मतलब ब्रिटिश सिविल सर्विस का ही आदमी रहता था ना, जो जिसको बोलते हैं ब्रिटिश सर्विस के आदमी, कलेक्टर वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो वो कोई इंडिया में आने के लिए अपने परिवार के साथ तैयार नहीं था। तो अभी ये चीज बार मतलब तैयार नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा बचाव कीजिए। गवर्नमेंट से अपने मांगेगा ना कि हमारा बीवी बच्चों का बचाव कीजिए, हमको भेज रहे हैं तो इसलिए इसको 1768 के बीच में उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस का गठन किया। अच्छा। इंडिया में मतलब पेनल कोड लाया कि भाई जो मतलब इनको सजा मिलेगी, ऐसा करेंगे। और फिर भी इनका जो आक्रमण था वो चालू रहा, कंट्रोल नहीं हुआ अंग्रेजों से। बाद में अंग्रेजों ने परेशान होके इनको क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया कि इनको तो उड़ाना ही पड़ेगा, अभी खत्म करना पड़ेगा। इनको क्या करते थे, चौराहे पे बांध के और गोली तोप से उड़ा देते थे। ऐसा हार्श पनिशमेंट देते थे अंग्रेज लोग लास्ट में। अच्छा, इन लोगों का नाम नहीं है एकदम से जो ये काम करते थे उन लोगों का? वो अंग्रेज लोग भी क्यों नाम रखेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ना कि ये फेमस हो जाएगा, पूजा होने लगेगी। समझ रहे हैं ना, ये जो अत्याचार था वो इस से होता है कि मतलब यदि ये छोड़ दिया जाएगा या इसकी बॉडी जो है उसको दे दिया जाएगा उसके आदमियों को, तो फिर ये पुजारी हो जाएगा, पूजा करने लगेंगे इसका। तो इस हिसाब से मतलब कि भारत कभी गुलाम हुआ नहीं है, इसका मतलब है भाई भारत तो गुलाम ही था ना यार साहब। तो लेकिन मेंटली जो है राजभर जो भारतीय क्षत्रिय थे वो नहीं माने कि हम गुलाम है। ये अपने आप को नहीं माने ना, जैसे भारतीय लोग क्षत्रिय जो राजभर है। तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो अटैक करते थे कि हमारा देश है, तुम जाओ। अच्छा। हाँ, नहीं तो हमें शामिल करो एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। इनकी बहुत सारी मांगे थी। तो मांगों में जैसे क्या क्या था भाई? सुशासन में हमें मुसलमानों, इन्होंने अपना दर्द दुख रोया बाद में कि भाई हम लोग बहुत श्रेष्ठ राजपूत थे,
हैं, हमें मुसलमानों ने तंग किया और आज इस हमारी जो परिस्थिति है उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। तो हमें रिहेबिलिटेशन स्कीम में डाला जाए। मतलब हमारे उत्थान के लिए ये सरकार ब्रिटिश क्या कर रही है? ये बहुत सारी चीजें थी, ये तो सब लिखा पढ़ी नहीं हुई है ना, उस टाइम के सब सीक्रेट चीजें हैं तो थोड़ी दिखाएगा वो लोग। तो जब तंग आ गए तो इन्होंने जो है, जब इनका आक्रमण नहीं माना तो इन्होंने फिर क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया इनको। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, ये सब कौन लोग थे? वो तो बहुत बाद के लोग हैं। अच्छा, ये बहुत बाद, मैं बहुत पुरानी चीज बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपने 1600 कब का बताया? नहीं, 1768 वगैरह में है जो। अच्छा, क्रिमिनल एक्ट तो लोग कहते हैं 1871 में लगा, अब आप बता रहे हैं 1768 की बात। अरे 1768 वगैरह से ही इनका उत्पात शुरू हो गया था, ये माने नहीं शुरू से, समझे आप? हाँ। ये जैसे कि ये सब अपना पक्ष रखते गए, जब गवर्नमेंट सुनती नहीं थी तो, क्योंकि ये ब्रिटिश मुसलमानों के सताए हुए लोग थे, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए, हम इतने बड़े कास्ट के रूलर थे और हमको ऐसा ऐसा हुआ तो हमारे साथ न्याय कीजिए, हमारा हक दीजिए। तो ब्रिटिश वाले हक कहाँ दिए, वो तो और भी उल्टा कर दिए, क्योंकि ये बोले कि भाई आप हम पे आक्रमण मत करो, हम करेंगे, तो करते नहीं थे। फिर वो दूसरा आक्रमण करते थे, फिर यही केस कुछ होता था, किसी कलेक्टर को मार देते थे, उसकी फैमिली को मार देते थे, सब लूट लेते थे। यह समुदाय अपने आगे कलेक्टर को भी नहीं समझती थी कि तुम कुछ हो। हाँ, किसी को भी नहीं समझा इन्होंने, फॉरेनर को। बाद में ही इनको 1871 में जो है बात होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने जो है डाल दिया इनको क्रिमिनल लिस्ट में। बताइए, जैसे अभी बहुत से राजभर यही कहते हैं कि हम लोग जब इतना राजा थे तो हमारी दशा ऐसे कैसे हुई। अब उन लोगों को कौन समझाए कि ऐसी ऐसी बातें हैं। ये तो आप जो लोग जानेंगे, जो नहीं जानते हैं उनको तो कहानी लगेगा ना। यही तो बात है ना। अब कितना दुख की बात है कि हमारे पूर्वजों ने कभी अपने आप को गुलाम समझा ही नहीं, और वो जब तक थे लड़ते रहे। ये सुहेलदेव 2 क्या हुआ? सुहेलदेव 2 और डलमऊ जो है, ये आप इसलिए दिखा रहे हैं कि 1400 में सुहेलदेव मर गए और शासन खत्म हो गया, लेकिन वो 1576 में कैसे आया सुहेलदेव 2? अकबर उसे क्यों राज छीन लिया, लड़ाई क्यों किया? तो यही तो एक दिन हम लोग ये डाले थे, तो उसमें कोई कमेंट भी किया था कि ये गलत लिख दिए हैं सब, और जब 1400 के बाद कोई राजा रहे नहीं तो ये जो है कि गलत फलत प्रचार कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या लोगों को समझाया जाए, क्या बोला जाए वो लोगों को? उसके बारे में लोगों को समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं है कहीं। वो तो अंग्रेज थोड़ा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब क्रिमिनल लिस्ट में डाल दिया तो फिर इन्होंने अपना बहुत बड़ा एजिटेशन किया राजपूतों ने, यही राजभरों ने, और जो ललितपुर झांसी वाले लोग थे, तब तक तो इनका जो पूर्वांचल में थे वो राजभर बन चुके थे। अच्छा, ललितपुर, झांसी और पूर्वांचल में कितना अंतर है? देखिए बहुत अंतर है ना, वो तो कई सौ, करीब 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्या रिश्ता है ललितपुर, झांसी और ग्वालियर? अरे भाई, क्या हुआ कि ये जब रायबरेली की लड़ाई हुई है 76 में, मार्च के करीब जनवरी 1576 में अकबर ने एक समुदाय मतलब अपने संदेश भेजा था, जिसको कि सरेंडर संधि बोलते हैं। 2 ही राज ऐसे थे अकबर के टाइम में, राजपूत राज, जो कि राजपूत लोग ही शासन कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को हैंडओवर नहीं किया। ये अकबर पूरे हिंदुस्तान में 2 ही घराना बचा था क्या खाली?
हाँ, ये राजपूतों का दो ही, और कहीं राजपूत थे ही नहीं। एक तो जैसे अपन बात करेंगे महाराजा सुहेल देव सेकेंड, या सेकेंड महाराज सुहेल देव को लोग क्या मानते हैं कि जो दल देव हैं यही है, या कैसे नाम पड़ा इनका? नहीं, दल देव के वो पोते के बेटे हैं, या पोते के बेटे, यानी उनका नाती हैं, यानी पनाती जो बोलते हैं ना, क्योंकि वो करीब करीब 150 वर्ष का अंतर हो जाता है। 150 वर्ष के अंतर। इसके बाद का कोई हिस्ट्री जैसे कि इतिहास में नहीं है, है? भाई अकबर ने छोड़ा ही नहीं तो कैसे रहेगा? तो यही तो मैं बता रहा हूँ। बताइए। तो ये जो हिस्ट्री है, अकबर ने इसी जिद में तो उसने सारा हिस्ट्री खत्म कर दिया ना इस कास्ट का। अच्छा। कि न, जब हिस्ट्री नहीं रहेगी तो इस जाति को का अस्तित्व नहीं रहेगा कि ये राजपूत थे। अच्छा। और उसने जो गजवाए हिंद का लीडर, सबसे बड़ा जो मौलवी बैठा था गजनी में, उसको उसने रिपोर्ट भी किया कि जिस कौम से दुनिया थरथराती थी, आज उस कौम से मैं पानी भरवाता हूँ। इसीलिए तो राजभर नाम है, राजघरानों में पानी भरने वाला। अच्छा, तो ये जो चीजें है, जैसे जो गजवाए हिंद का सबसे बड़ा नेता वो कौन था? क्या नाम था उसका? भाई उसका वो मौलवी का नाम नहीं है खुला हुआ, लेकिन वो सबका कंट्रोलर था। अच्छा, सबका कंट्रोलर। हाँ, मतलब जो गजवाए हिंद, जो मोहम्मद गोरी व गजनी वगैरह आए थे, मोहम्मद गोरी आया था, ये सबका लीडर था वो। मतलब वो उनकी संस्था थी, मतलब गजनी का जो हेड रहता था मौलवी, वही उसका मतलब हेड हुआ करता था गजवाए हिंद मिशन का। तो इस तरह से वो चलता रहा। जो ये चलती आई, जैसे कौन से शताब्दी तक आया था महाराजा सुहेल देव सेकंड का राजकाज? इनका राज खत्म हुआ है 1576 में, मार्च में, जब लड़ाई किए हैं। अच्छा, इनका और अपने महाराणा प्रताप? हाँ, दोनों का। इनका मार्च में खत्म हुआ, मार्च एंड में 31 या 1 अप्रैल को उन्होंने 31 को आक्रमण किया है रात को, जो 1 अप्रैल ही का एंड मार्च ही कहा जाता है, अकबर ने किया था। क्योंकि लेटर एक ही दिन दोनों को भेजा है उसने। एक ही दिन दोनों जगह एक ही साथ लड़ाई किया था क्या? नहीं, सुनिए, एक ही दिन लेटर दिया, एक ही दिन, एक मतलब कार्यक्रम के अनुसार उसने तय किया कि ये जो मंत्री लोग हैं, ये संदेश वाहक मंत्री जा रहे हैं, ये रायबरेली सल्तनत के राजा के पास जाएंगे और ये मेवाड़ में जाएंगे। एक ही दिन मतलब वो बताएंगे कि उनको ये लेटर देना है, उनका क्या जवाब आता है लिखित में, वो लेके हमारे पास आना है। अच्छा, ये जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, हाँ, तो ये कौन से वंश के थे? ये सूर्यवंशी है, सिसोदिया वंश के हैं। अच्छा, सिसोदिया वंश कैसे लगा इनका? ये बहुत सारी चीजें, कहानियां हैं, वो कहानी में मत जाइए आप लोग। हैं, ये बहुत एक एक का कहोगे तो ये बहुत ही सारी दुर्घटनाएं हैं, और उनके बहुत सारे वंश में कोई तो वंश ऐसा हो गया कि उसके नाम पे ही पड़ गया है। राजा जो था उसका, चक्रवर्ती राजा, उसी के नाम पे वंश का नाम पड़ गया है। तो इनमें तो जैसे अब आप में जैसे सेकेंड महाराजा सुहेल देव, ये इनके में कोई संबंध था क्या अपना? अरे भाई, संबंध क्या, मतलब सूर्यवंशी से संबंध क्या, छत्री थे बस, कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी इनकी। कुछ तो इनका महाराणा का भी, प्रताप का तो बहुत जैसे युद्ध में कई बार जीते हैं, लेकिन ये इतिहास ऐसा क्यों तोड़ मरोड़ के इनका भी सही नहीं बताया गया है? अरे सही बताएगा तो वो राज कैसे करेगा भाई? उसने सारा कुछ मटिया मेट कर दिया है। ये सब गलत इतिहास पढ़ाया है ना इन्होंने, क्योंकि सारी जो जौहरे कर गई हैं औरतें महाराणा प्रताप के किला में। मैं एक बार चित्तौड़ घूम के आया हूँ। अरे भैया, एक ही दिन आपके करीब 1600 रानियां, पटरानियां जो है, छतरानियां जो है आपके मानिकपुर में भारसिवा राजपूत की राज में 1600 रानियां जो हैं करीब एक ही दिन चिता में चढ़ी हैं।
अच्छा, 1600। कहाँ पे ये मानिकगढ़, मानिकपुर है ना, मानिकपुर। मानिकपुर ये कौन सा जिला में पड़ रहा है? अभी कौन सा जिला का है? यूपी एमपी में अभी चला गया है। ये बॉर्डर है यूपी एमपी का। अच्छा, यानी जो हम लोगों के समाज में मानिक चंद्र देव नाम था उनका, राजा का। अच्छा, मानिक चंद, हाँ, मानिक चंद्र जी का नाम तो आ ही रहा है ना। हाँ, मानिक चंद्र देव जी का। और ये करीब करीब 12वीं सदी 13वीं सदी की बात है। 13वीं सदी में 1600 रानियां छतरानियां, यानी राजभर राजपूतों की छतरानियां एक ही साथ एक ही चिता में जली हैं सब। हाँ, ये कि मतलब सामूहिक चिताओं में जलती रही, क्योंकि ये आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे मुस्लिमों को, दिल्ली वालों को। और उन्होंने अटैक किया, इनको सबको मार दिया। उसके लड़ाई होने के पहले जब ये जान गए कि अभी तो बचेंगे ही नहीं, हमारे लोग बचेंगे ही नहीं, तो रानियां पहले ही चिता सजा ली। तो ये बहुत दुखदाई चीजें हैं जिसको कि हम लोग जानने की कोशिश ही नहीं किए हैं। असल में देखिए, यह चीजें जो आपको जानकारी है, जैसे, ठीक है ना, तो या तो जैसे हमारी दादी थी, वो भी किस्सा बताती थी खूब, बहुत सारी बातें। तो उस समय हम लोगों का बचपन था, तो किस्सा की तरह सुन लेते थे। तो आज जैसे कि अब जो आपके पास जानकारी है, ये हमारे समाज में जो बुद्धिजीव बने हुए हैं, घूम रहे हैं, इनके पास इसका नॉलेज है नहीं है। देखिए, नॉलेज तो क्या है, उनको नॉलेज भी नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं है। उनकी सारी इच्छा शक्ति जो है बौद्धिस्ट हो गई है। परिस्थितियों के अनुसार गरीबी का ये मतलब नहीं होगा कि आदमी टूट जाए। वही तो अकबर ने एक ट्रिक चला है। अकबर ने मानसिकता को उनको तोड़ने के लिए और इंडिया लोगों में ऐसा प्रभाव पड़े कि राणा तुम्हारे हमारे प्रकोप से तुम्हारा राणा प्रताप भी टूट गया था। उसकी मानसिकता कितनी कमजोर थी कि वो टूट गया। ये वो दिखाने की कोशिश किया है, वो गलत गलत चीजें लिख के। जोधाबाई जोराबाई कोई नहीं था, नहीं तो चिताएं क्यों जलती थी? कोई राजपूत ने कहीं शादी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अपनी बेटियों का। ये तो बस इंडिया के लोगों को में दुष्प्रचार करने के लिए उसने सारा चीज चेंज कर दिया। तो ये चीजें तो हम लोगों को मांग करना चाहिए ना कि हमारा इतिहास जो ओरिजिनल है वो लिखा जाए, या सरकार के पास कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ साक्ष्य होगा, प्रमाणित होगा। जैसे कोई प्रमाणित नहीं है, इसीलिए तो सरकार के प्रति कोई लिखा रहेगा, और मुसलमानों का ही लिखा तो है वहाँ पे। इसीलिए तो गजेटियर करते हैं ना आपके राजभर लोग। वो मुसलमानों का लिखा हुआ गजेटियर है, जिसको कि रेवेन्यू कंट्रोल करते हैं। वो गजेटियर में ही ग्राम रजिस्टर बोलते हैं ना, गांव रजिस्टर। ये सब हमारी व्यवस्थाओं के, सनातन व्यवस्थाओं से टेक ओवर मुसलमानों ने किया था, तो उन्होंने सब ले लिया और उन्होंने जैसा चाहा वैसा लिख दिया। और जब अंग्रेज आए तो उसी दस्तावेजों को मुसलमानों से टेक ओवर कर लिए, तो उसको अंग्रेजी में और हिंदी में लिख दिए। यही अंतर है साहब। गजेटियर का अर्थ क्या है? गजेटियर को बड़ा साक्ष्य मानते हैं, ऐसा क्या है गजेटियर सर? वो राजपत्र बोलते हैं उसको। राजपत्र बोलते हैं। अच्छा, तो इसी मतलब को सरकार भी साक्ष्य मानती है और सभी लोग साक्ष्य। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि कोई मतलब राजपत्र का ये मतलब होता है कि जैसे गांव का पत्र है, तो गांव में कौन रहता था, क्या रहता था, उसका सारा ब्यौरा रहता है ग्राम रजिस्टर में। अब वो जो दूसरा कोई भी गांव को टेक ओवर करेगा तो वो रजिस्टर उसको मिलता था। अच्छा, लोग देते थे बकायदे। तो यह लोग जो मुसलमानों ने जैसे हमारा राज छीन लिया, तो उसमें हमारा नाम भी मिटा दिया ये लोग सब। वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना। उसने तो यही बोला कि मैं इनका अस्तित्व नहीं रखूंगा, कोई जान न पाए कि ये इतने बड़े बहादुर कौम थी। ये जान जाए, सभी लोग जाने कि ये राजभर हैं और ये पानी भरते हैं घरों में हमारे। और उसने भी वही अपने गजनी वालों को बताया, गजनी वाले को भी बताया और खुद को ये लोग साबित किए। और हमारा समाज जो है कि आज ये कहता है
कि जब हम लोग राजा थे, पूरे भूभाग पे हमारी राज था, तो आज हमारी ऐसी दशा क्यों है? इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? तो अंग्रेजों ने मेहरबानी किया, जब अंग्रेज परेशान हो गए क्रिमिनल एक्ट में डाल के कि ये कास्ट के लोगों ने पूरा रिट कर दिया, ये कास्ट के लोगों ने पूरा रिट किया है इनको सर। और जब अंग्रेज पार्लियामेंट परेशान हो गई तो ही वो बोर्ड बनाया ना, टीम बनाया कि भाई जाओ, क्योंकि इनका कोई हिस्ट्री नहीं था। ये जो राजभर थे, इनकी कोई जो सामाजिक हिस्ट्री थी, सामाजिक इतिहास था, वो था ही नहीं। तो इन्होंने बोला कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हमारा इतिहास मुसलमानों ने, स्पेशली अकबर ने खत्म कर दिया और अपना एक नया इतिहास राजपूतों का बनाया, जो भी लिखा अपने मुताबिक। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पता करो कि हम कौन से हैं, हमें नीचे की श्रेणी में क्यों डाल रहे हो, हमें चोर और क्रिमिनल की श्रेणी में क्यों डाल रहे हो। ये बहुत घमासान लड़ाई किए हैं साहब, ऐसे नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक लोग गए हुए हैं। आज इसीलिए सेक्रेट एक्ट में रखा गया कि क्योंकि नेचुरली 76 रियासतें थी ना जब पटेल जी ने एक साथ किया, 776 रियासतें एक साथ किए। अच्छा, उस समय जितने 700 आप डाइवर्ट में मत जाओ, जो कहानी है उसको सुनते रहो। हाँ, ये जो चीजें हैं आप जड़ से नहीं सुनोगे तो आपको किसी लोगों को बताना है तो आप मतलब उस चीज को सही में नहीं बता सकोगे। जब ये क्रिमिनल एक्ट में सब भारतीय राजपूतों ने विरोध किया कि नहीं, ये राजभर नाम कुछ है ही नहीं है, ये भर कुछ नहीं है, हम भारतीय क्षत्रिय हैं, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय। हमारा इतिहास, मतलब ये जो हमारा पुराना इतिहास है, इसलिए राजभर का कोई इतिहास नहीं है। आप इतिहास हमारा फाइंड आउट करो और हमें बना के दो इतिहास। हम ये राजभर और भर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्रिमिनल लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टीम बनाया 1929 में, और फिर टीम को उन्होंने इंडिया में भेजा। इंडिया में जा के गांव में जाके उन्होंने सब जगह जाके सारे लोगों से पूछताछ के सब देखा, खंगाला, कहीं हिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने अपना साक्ष्य जमा किया, जिसको बोलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी किया और इसके बाद उन्होंने 2 साल में अपना रिपोर्ट बना के ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। ये 1931 दिसंबर में पेश किया और इन्होंने बोला, रिकमेंड किया कि द पीपुल स्टेइंग द कमिटी नेम्ड राजभर, प्रेजेंटली नेम्ड एज ए राजभर, जो मतलब राजभर कास्ट अभी प्रेजेंट में जानी जा रही है यूपी में, वो एक्चुअली भारसीवा राजपूत के ही वंशज हैं और जो कि सर्वश्रेष्ठ रूलर थे, मतलब सबसे ज्यादा मतलब सभ्य लोग थे, राजा थे। हेंसफोर्थ इसलिए इनकी आइडेंटिटी जो थी राजपूतों में ही काउंट किया जाना चाहिए। इनको, इनका जो स्टेटस है, इनके पूर्वजों का ही स्टेटस माना जाना चाहिए। और ये राजभर के जगह पे ये जो है राजपूत लिखना चाहिए। दे शुड बी कंसीडर एज ए हाईली सिविलाइज राजपूत। ये उन्होंने दहाड़ के बोला है और क्रिमिनल लिस्ट से इनका नाम विथ इमीडिएट इफेक्ट हटाना चाहिए। तब जाके ये सब बातें चली हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सारी चीजों की स्टडी कर रही थी। उस टाइम ही जो आपका इंडिया में था, बहुत सारे अनरेस्ट मूवमेंट चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने बंद कर दिया वो सब। और बंद करने के बाद फिर जो स्वतंत्रता में भी इसलिए बंद किया, एक तो बंद कर दिया और आपके जो भारसीवा क्षत्रिय लोग थे, वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे 1857 वगैरह में भी ब्रिटिश का बहुत अपोजिशन दिया। ब्रिटिश को बहुत अपोजिट किया। अच्छा। हाँ, बहुत हिला दिए। तात्या टोपे, झांसी वाली रानी के साथ जो है, ये ग्वालियर का राजा वगैरह थे, ये भारसीवा राजा ही थे। इन्होंने अपना किला दिया कि आप हमारी सेना और हमारी किले से लड़ाई लड़िए।
अंग्रेजों के साथ। झांसी की रानी को अपना किला दिए थे क्या हम लोग? यस। अच्छा। ग्वालियर का किला दिया कि हमारे यहाँ से छिप के अब लड़िए, हमारी सैनिक आपके अपने भेष में जाके लड़ेंगे। ये सब अंग्रेजों को दहला दिया था इस जात के लोगों ने। इसके बाद जितना मूवमेंट हुए सब में इस कास्ट के लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे, क्रांतिकारियों की सेना में थे ये लोग। तो अब वहां से ये सारी चीजें फिर उद्धृत हुई हैं। फिर जब 52 हुआ, 19 स्वतंत्रता मिल गई 47 में, तो 1952 में फिर सरदार पटेल जी ने इस कास्ट का नाम जो है क्रिमिनल लिस्ट से हटा दिया। अच्छा, जब जाके सरदार पटेल जी का देन है कि जो क्रिमिनल लिस्ट से यानी कि हटा दिया, क्योंकि उनको पूरी स्टोरी मालूम थी। 5 साल बाद हम लोगों के आजादी मिली क्या? हाँ, आजादी मिली। और उस टाइम जो थी, ऐसा क्या हुआ था कि आजादी मिली थी, लेकिन उस टाइम भी लोग जो थे इंडिया के डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, वायसराय वगैरह रहते थे, और इंडिया के मतलब कलेक्टर वगैरह भी जो थे मैक्सिमम अंग्रेज रहते थे। ये टेक ओवर का सीजन था। और उस टाइम ये सारा चीज स्टडी करने के बाद सरदार जी ने फिर उस क्रिमिनल लिस्ट से 29 अगस्त 1952 को हटाया। अच्छा। इसके पहले ही नेहरू आया 1952 में कानपुर में, ऑल इंडिया राजपूत एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड किया, और उसने जो है अनाउंस किया, हमारे पूर्वज तब तक पत्तल में खाते थे रायबरेली वाले। अच्छा अच्छा। कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे और पत्तल पे खाते थे। ऐसा क्यों? उन्होंने प्रण किया था कि हम जब तक रायबरेली को फिर जीतेंगे नहीं, तब तक हम राजशाही बर्तनों में नहीं खाएंगे। अच्छा। तो वो फिर नेहरू जी ने 1952 में ही जनवरी में ये कुछ हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया था पब्लिकली कि भाई अभी तो भारत आजाद हो गया, आप लोग आजादी के 5वें वर्ष में चल रहे हैं, तो आप सब आजाद है और आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम। उन्होंने बोला कि जितने लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, कहीं भी रह रहे हो, आप आइए, आपका इंक्वायरी होगी कहाँ कहाँ क्या है, इसके बाद आपको रिहेबिलिट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें किया है और खाना खिलाया है उसने। अच्छा, फिर आपके परिवार को खाना खिलाया था लोग? हाँ, खाना मतलब उस दिन मतलब थालियों में खाना खिलाए हैं। अच्छा अच्छा। तब से फिर खाना बनने लगा है। यानी कि आप लोगों का परिवार मिट्टी के बर्तन, ये जो है पत्तल में खाना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और इसके लिए मैंने आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।